पहिया जाम हड़ताल के बायस शहर की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब हो गई है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बस स्टॉप्स पर मुसाफिरों की तवील कतारें लग गई हैं और लोग घंटों इंतजार करने पर भी मजबूर हैं। मजीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी अक्सा। जी बिल्कुल, आज शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया, लेकिन कराची की सूरत हाल थी, लेकिन कराची के बासियों को ही नहीं पता। जब शहरी सब सवेरे घरों से निकले, ख़वातीन, मर्द हजरात, मजदूर अपने अपने कारोबार जाने के लिए, तो पता चला कि सड़कों पर बसें ही नहीं हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। और ये देखकर जो वो सबसे पहले शहरी जो वो परेशान होते हैं। इस वक्त मैं मेन एमए रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे पे देखिए, यहाँ पर मुख्तलिफ शाहराएँ जो शाहरों के जो रास्ते हैं वो जुड़ते हैं। मुख्तलिफ बसें यहाँ पर आती हैं, G7 है, G1 है, G3 है, या फिर जो है वो दूसरी भी बसें जो वो यहाँ पर आती हैं, मशरिक है, मरवत है, W11 है, लेकिन कोई बस इस वक्त आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। शहरियों का जमे गफिर यहाँ पर मौजूद है। बात की जाए यहाँ की सूरत हाल की, तो रक्षों की जो है वो कतारें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और लोग ये रक्षा वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि शहरी किसी तरीके से परेशान हो और रक्षा करें, क्योंकि अपने दफ्तर सबने जाना है, अपनी छुट्टी जो है वो सबने बचानी है, तनख्वाह कटने से सबने बचानी है। तो सूरत हाल यहाँ पर यह है, एक शहरी मौजूद है। सर ये बताइएगा, जब आप सुबह यहाँ पर आए तो आपको पता था कि यहाँ पर हड़ताल है? जी बिल्कुल नहीं पता था, हमारे को हड़ताल है, हम आते भी नहीं। अब रक्षा वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं, धूप में खड़े हुए, ना कोई छाया का इंतजाम है, क्या करे, शहरी परेशान है। पेट्रोल डीजल की वजह से बोले हड़ताल है यहाँ। अच्छा, हड़ताल की वजह के भी जो ई चालान हो रहे हैं ना, इसकी वजह से भी जो है वो हड़ताल की गई है? जी बहुत से चालान कर रहे हैं, तो इस हमारे रक्षा वाले भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। भाई हमें चालान देना पड़ेगा, हमें ये देना। अब शहरी तो परेशान है, कहाँ करें, धूप में खड़े हुए हैं, क्या करें। अच्छा, यहाँ पर आप इस वक्त देखेंगे मुख्तलिफ जो है वो लोग मौजूद हैं, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, खातून भी मौजूद है। अगर इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कहाँ जाना है? आगरा ताज लिहारी। आगरा ताज। मरवत बस के इंतजार में? बस नहीं आएगी? नहीं, आज हड़ताल है ना, तो परेशान कर दिया है। नहीं, हमको पता नहीं था, हमारे को हर चीज़ के लिए परेशान कर दिया है। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, किसी के साथ मिलके रक्षा करना है या फिर रक्षा करना है, या कोई भी गाड़ी आए हमको लेके जाए? गाड़ी कहाँ से आएगी? गाड़ी तो चली नहीं रही ना, सिर्फ रेड बस के अलावा। किसी न किसी में जाना पड़ेगा ना बेटा। जाना पड़ेगा। हाँ, क्या करें। खवातीन के लिए मसला है। हाँ, खवातीन। देखिए लड़के तो फिर भी बाइक पे सवारी लेके चले जाते हैं। हाँ, मगर हमारे लिए मसला है ना, क्या करें। आवाम ने बहुत परेशान करके रख दिया है बेटा। अच्छा, जो खातून यहाँ पर मौजूद हैं वो शदीद परेशान हैं और आज क्योंकि हफ्स का मौसम भी जो वो शहर में देखा जा रहा है, इस वक्त भी दर्जा हरारत जो वो सूरज जो वो सर पर है, गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। यंगस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो लड़के लग रहे हैं, इनसे आपस में जो है वो बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम चलते हैं तो और भी लोग मौजूद हैं आगे, अगर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ जा रहे थे? मैं क्लिफ्टन जाता हूँ। बस के इंतजार में? जी बस के इंतजार। अच्छा ये बताएं, हर कोई जो है वो गाड़ी का किराया, रक्षा का किराया अफोर्ड नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मजदूरी करके सिर्फ अगले दिन का इतना ही किराया रखते हैं कि वो बस में चले जाएं। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है वो पूरा एक आध हफ्ते का शेड्यूल पीछे हो जाता है? बिल्कुल सही बात है। अगर हम प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं तो हमारे बस में नहीं है, लाजमी सी बात है, फिर वो अपनी एक्सपेंस नहीं हम कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जो है वो लोग परेशान हैं यकीनी तौर पे, क्योंकि सबने जाना है, कोई अपनी छुट्टी जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि छुट्टी करेंगे तो तनख्वाह कटेगी। कितने लोग अनजान ऐसे अब भी स्टॉप पे खड़े हुए थे हमारे आने से पहले, कि उनको पता ही नहीं था यहाँ पर हड़ताल है, और इस इंतज़ार में कि कहीं जो है वो कहीं रास्ता बंद होगा या कहीं कोई धरना हो रहा होगा, उसकी वजह से जो वो बसें लेट आ रही हैं। तो शहरी जो है वो कितने ही लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं थी सूरत हाल। अब भी यहाँ पर देखें तो बाइक वाले मौजूद हैं, प्राइवेट रक्षा वाले मौजूद हैं। अगर हम रक्षा वालों से थोड़ी सी बातचीत कर लें और देखते हैं कि ये कितने किराए ले रहे हैं, तो इनसे भी बात करके देख लेते हैं कि सर जी ये बताइएगा, आज बस वालों की हड़ताल है, आप लोग कितना किराया वसूल कर रहे हैं? किराया हमने तो ज़्यादा तो नहीं किया, वैसे भी जो नॉर्मल रेट है वही चला रहे हैं। इतना ज़्यादा सुबह से आपने ऐसे लोगों की सवारी पकड़ी जो बस के इंतज़ार में थे? जी 5-6 सवारियाँ लाए हूँ, जो बस में किराया लोकल में लाया हूँ, उसी किराए में लाया हूँ, तारिक रोड में छोड़ी। उसके बाद अभी तक बैठे हुए, कोई इंतज़ार भी नहीं हो रहा रक्षे का। बसों के इंतज़ार में लोग वो काफ़ी है, मगर रक्षों में सफ़र करने के लिए पैसे तो कम है, उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा जी, यही वजूहत जो है वो है कि बस में सफ़र जो करते हैं, और रक्षा वाले का ये कहना है कि क्योंकि आज जो है वो शहरों का रश भी ज़्यादा है और सवारी भी ज़्यादा है,
तो यही जो वो लोकल बस के जितने ही पैसे ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि रक्षा है तो सवारी ज़्यादा है, पैसे जो वो ज़्यादा ही लगते हैं। अब सुबह के वक्त यहाँ पर देखा जा रहा था कि शदीद जो वो लोग मौजूद थे, शदीद ट्रैफिक भी जाम था रक्षों की वजह से, क्योंकि रक्षे यहाँ पर जो वो आगे तक जो वो लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कतार लगी हुई है, और इसी वजह से जो वो ट्रैफिक की रवानगी भी जो थोड़ी सी सुस्त देखी जा रही है। लेकिन चूँकि शहरी मौजूद है तो रक्षा वाले भी यहाँ पर मौजूद होंगे, लिहाजा आज एक दिन के हड़ताल ने ही चंद घंटों में ही शहरियों को जो वो शदीद परेशान कर दिया है। तो हुकूमत को चाहिए कि ई चालान के जो भी मामलात हैं ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर जो इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए, शहरियों का ये कहना है, ताकि जो वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मुतासिर ना हो। क्योंकि अगर वो रक्षों में रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 दिन भी जाते हैं तो उनका तकरीबन जो वो हफ्ते 1.5 हफ्ते का जो इनकम का शेड्यूल होता है रक्षा किराए भाड़े का, वो मुतासिर पूरे तरीके से। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दफातर, तालीमी इदारों और दीगर मुकामात पर जाने वाले अफराद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि हड़ताल के बायस इन्हें महंगे किराए अदा करके सफ़र करना पड़ रहा है। शहरियों ने हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मज़ीद बताएंगे रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारी जुर्मानों ई चालान के बाइस कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से जो है वो हड़ताल की जा रही है, जिसके बाइस हम देख रहे हैं कि कराची की बस स्टॉप्स पर जो है हमें बसें नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मैं कयूमाबाद में मौजूद हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाइए कि इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिक्शे नज़र आ रहे हैं, और ये भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो कि महंगे जो है वो किराए लेते हैं, जिसके बाइस हम देखते हैं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ राइडर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज जो है वो राइडर्स की जानिब से महंगे किराए लिए जा रहे हैं। बाइक के राइडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि बाइक के जो है वो ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं जाने के, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग हमारे पास तो राइड आ ही नहीं रही, क्योंकि जो है ना ये 3 सीटर रिक्शे ये लोकल चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सुबह 8:30 बजे से बैठा हूँ, 1 मिनट 100 रुपीज़ की राइड उठाई है। अब बताओ क्या कमा रहे हैं बाइक वाले, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, पैसे क्या बताएं, आएगा तो हम पैसे देंगे। आज हड़ताल के बाइस किराए महंगे तो नहीं हो गए? किराए वही है जो, बल्कि उससे भी कम में जा रहे हैं। जहाँ से 150 लेना था वहाँ से मैं 100 रुपये में आया हूँ, और इससे कम क्या करें। पेट्रोल इतना महंगा है, बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। बिल्कुल, बाइक के राइडर भी जो है वो इस वक्त परेशान नज़र आते हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो यहाँ से सफ़र करते हैं, और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बंद नज़र आती है। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना है? वो तो सही बात है, ट्रांसपोर्ट है, हड़ताल की हुई है, सब लोगों ने छुट्टी की है, और एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाने के लिए परेशान। आप यहाँ पर इस स्टॉप पे मौजूद हैं, कहाँ जा रहे हैं, और मुझे ये बताइएगा, बसें नहीं है, कितनी मुश्किलात का सामना करना? वो तो सही बात है, मुश्किलात तो है, अब क्या करें। अब यहाँ से पलवानकोट जाना तो सवारी नहीं है, अब साफ बात है, जब 200-250 का 300 का पेट्रोल तो लगेगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि बाइक के राइडर की जानिब से जो है वो किरायों में इजाफा किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के हवाले से अहम पेशरफ्त। डीआईजी ट्रैफिक ने ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। देखें, ई चालान के खिलाफ कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने आज शहर भर में पहिया जाम हड़ताल की। अब सवाल ये है कि क्या हड़ताल का दौरानिया मज़ीद बढ़ाया जाएगा, क्या ये हड़ताल जुम्मे के रोज़ भी जारी रहेगी? इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। डीआईजी ट्रैफिक ने ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। क्या पेशरफ्त होने जा रही है, इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए प्रेसिडेंट तवाब खान मौजूद हैं। तवाब भाई, बताइएगा, आज हड़ताल हुई, आगे का क्या प्लान है? देखिए जी, अभी डीआईजी साहब ने बुलवाया है, हमारे कुछ साथी जा रहे हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो फिर हम बाकी लाए अमल तैयार करेंगे। अभी तो हमारे गैर मुअय्यना मदद की है। देखिए, वो मुज़ाकरात कामयाब हुए नहीं हुए वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब वो आएंगे वापस तो फिर हम अपना लाए अमल तैयार करेंगे। डीआईजी ट्रैफिक के साथ हुई चालान का है, और उसमें ख़ास करके जो मैनुअल चालान होते हैं, जो इन्होंने पुलिस को इख्तियार दिया हुआ है, वो कैमरे दिए, वो चालान बहुत ज़्यादा हो गए। जो कैमरे के चालान है हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जुर्म के ऊपर, छत है या सिंगल तोड़ना है या जो भी मामला है जो जुर्म में आते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ वादा किया था कि जी हम कैमरा चालान करेगा, पुलिस वाले नहीं करेंगे।
तंग नहीं कर रहे, हमारे तो मतलब ये है कि चूल्हे बंद हो गए। जब से पुलिस वालों को इन्होंने वो कैमरे दिए हुए, वो सिपाही खड़े होते हैं। अब मस्जिद आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहरहाल वो खड़े होते हैं और उसके बाद हमारे पास ठोस सबूत हैं। ये नहीं है कि कोई हवा में बात कर रहे हैं। तब आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे हैं कि इस वक्त तक हड़ताल जारी है और ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हैं, जो मुतालबात हैं, उनको सुन नहीं लिया जाता। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर गायब है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस उनके लिए काम चलाना मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, आज कराची शहर में ट्रांसपोर्टर्स ने अपने जो मुतालबात हैं उसके लिए जो है वो स्ट्राइक की है। आज कराची शहर भर में किसी भी सड़क पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता प्राइवेट जो टैक्सी है, रिक्शा है, दीगर जो सवारी की चीज़ें हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहेंगे। अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। रिक्शे वाले हैं, मुँह मांगे पैसे मांग रहे हैं। हुकूमत सोचती नहीं है गरीबों के लिए, बेचारों के लिए। तो दूसरी बात यह है कि 4 रुपये गिराते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। इनको चाहिए कि कुछ तुम गरीबों के लिए बेचारा सोचें, गरीबों को फ़ायदा हो, समझे ना। और क्या मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान? हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल पे पैसा गिराया जाए और गरीबों का मसला हल किया जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा, मैं खुद रिक्शे वाला हूँ, लेकिन भाई ने बताया कि भाई रिक्शे वाले पैसे मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहा है कि पेट्रोल और गैस आसमान पे जा रहा है और ईरान और अमेरिका का जंग भी ख़त्म हो गया है, फिर भी ये रेट नीचे नहीं आ रहे। तो भाई गरीब करे तो क्या करे, क्या कहे। तो भाई आप जो है पेट्रोल पे लीवी ख़त्म करो, पेट्रोल के रेट को नीचे फेंको, तो इंशाल्लाह तो गरीब जो है ना वो भी सुकून से हो जाएगा और वो भी सही हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर सूरत हाल में? हम भी सर यही चाहेंगे कि हम भी खुद बाइकें चला रहे हैं, हमारा पूरा ही नहीं होता कि पेट्रोल के रेट इतने हाई फाई हुए हुए हैं, कस्टमर जो है पैसे ही नहीं देते। जिससे भी मांगो वो यही बात करता है कि भाई पेट्रोल इतना महंगा वारा ही नहीं आता। हुकूमत को खुद ये चाहिए कि पैसे कम करे पेट्रोल के। 100 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये कम कर देते, 100 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये कम कर देते हैं। तो हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि भाई पेट्रोल के पेमेंट कम करे भाई। ठीक है, आप क्या मुतालबा करेंगे सिंध हुकूमत से? सर हमारा मुतालबा ये है कि ये जो ई चालान कर रहे हैं, हम रोज़ के कमाने वाले 1000 रुपये ये दे रहे हमको 5-5 हज़ार रुपये, तो हम कहाँ से पे करेंगे। और हमारी बाइकें यहाँ पे खड़ी होती है, ये आके फ़ोटो में खींच जाते हैं। ये कौन सा तरीका होता है। तो दीगर जो मोटरसाइकिल का जो सवार हैं वो भी अपनी बाइक में जो है वो पेट्रोल डलवा कर जो है वो आसानी से सफ़र कर सकेंगे। तमाम शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान मुआशी पॉलिसीज़ को जो है वो रिव्यू करे, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो सहल हो सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि खुद भी बजट से मुकम्मल मुतमिन नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा वसाइल कम मिलने पर कोई खुश नहीं, मैं भी नहीं। वफाकी हुकूमत ज़बरदस्ती NFC को छेड़ नहीं सकती। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। वफाक को दिए के फंड्स भत्ता नहीं, आइनी जिम्मेदारी है। हर साल FBR टारगेट पूरा नहीं कर पाता। वफाक को अब अपना रेवेन्यू हदफ पूरा करना होगा। रवा और आइंदा साल माशी लिहाज से मुश्किल होंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आला सिंध का अज़्म, आईनी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान, कहा कि सिंध को 1927 अरब के बजाय 1511 अरब रुपये मिले, जबकि मजमूई तौर पर सिंध को 300 अरब रुपये की शॉर्टेज होगी। सिंध के पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। खुश कोई भी नहीं होता, खुश सारे वजीर नहीं है इस वक्त, पैसे नहीं कम मिले ना, वो तो कहेंगे। खुश मैं नहीं हूं इसलिए कि हमें वफाक ने कम पैसे दिए, लेकिन जब हम अपने लोगों के पास जाते हैं और हम उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं और जब हम अपनी मुश्किलात बताते हैं, वो समझते हैं। और इसी वजह से वो बाकी सबको इग्नोर करके हमें पहले से ज़्यादा वोट देते और पहले से ज़्यादा सीटें देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और हम ये मुश्किलात उनको बता के उनको इत्मीनान दिलाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए
हौसला अफजा बात है वो मेरी लीडरशिप है, चाहे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इस सारे मसलों में सूबों के लिए जितनी सपोर्ट उनकी रही है, बाकी सूबे भी उनकी तरफ देखते थे, बाकी तीनों सूबे। हम तो देख ही रहे हैं अपनी लीडरशिप पे जो एक प्लान बनाया, वो मैं इस वक्त शायद ना बता सकूं कि उम्मीद हमें ये साल बहुत बहुत मुश्किल है, अगला साल भी मुश्किल होगा लेकिन इससे कम होगा, बल्कि अगर वो चीजें फ्रूशन पे आती हैं तो हमारे अगले 2 साल जो बजट्स होंगी इंशाअल्लाह ताला वो ऐसी होंगी। खुद ही बजट से मुकम्मल मुतमईन नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध की बजट कॉन्फ्रेंस, कहा वसाइल कम मिलने पर खुश नहीं, मैं भी नहीं। वफाकी हुकूमत ज़बरदस्ती NFC को नहीं छेड़ सकती, सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। विफाक को दिए गए फंड्स भत्ता नहीं, आईनी जिम्मेदारी हैं। हर साल FBR टारगेट पूरा नहीं कर पाता, विफाक को अब अपना रेवन्यू हदफ पूरा करना होगा। रवा आइंदे साल मौशी लिहाज से मुश्किल होंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, वज़ीर आला सिंध का अज़्म। माहिर माशियात अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, बताइएगा आप इस बजट को किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, सिंध का बजट आया, हमने स्टडी किया है और ठीक है, इसको हमने इस पर्सपेक्टिव पे स्टडी किया कि ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ बजट है, लेकिन बात सारी ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमन कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, कोई डेडिकेटेड एलोकेशन नहीं है जॉब क्रिएशन। इतने लोग जॉब छोड़ चुके हैं, इतने लोग जॉबलेस हैं, इनके लिए कोई चीज नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ काम करें और डेडिकेट करें, कुछ जॉब क्रिएट करके दें लोगों को ताकि वो जॉब पे जा सके। देखिए, इंडस्ट्रीज हमारी सूबे सिंध की कोई 25 से 26% श्रिंक हुई है, जिसकी श्रिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम यह है कि जॉबलेसनेस ज्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा जो दूसरी बात मैं देख रहा था वो ये था कि जो पब्लिक सेक्टर की सैलरीज हैं या पेंशन है उनको 7% इंक्रीज किया। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई बात क्यों नहीं होती? प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ट्रेडिंग में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में जो बेचारे काम करते हैं उनकी इंक्रीज, सैलरी की इंक्रीज पे कोई बात नहीं है। इसी तरह जैसे इन्फ्लेशन पब्लिक सेक्टर के लोग फेस कर रहे हैं, इसी तरह जो और प्रॉब्लम्स पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं, इस तरह प्राइवेट सेक्टर के लोग भी फेस कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से इसको रिकंसिडर करें और जहां उन्होंने वेरी काइंड कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर के लिए सर्विस की इंक्रीज की बात की है, तो प्राइवेट सेक्टर पे भी इसको कंपलसरी करें ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जिस तरह भी हो अपने एम्प्लॉयज की सर्विस की तरफ ध्यान दें। सर, बताइएगा जो सूबाई बजट है उसमें 580 अरब है, लेकिन जो नई स्कीमें हैं उनको बंद कर दिया गया है। क्या ये फिस्कल कंसोलिडेशन है या फिर डेवलपमेंट फ्रीज? देखिए, ये जो डेवलपमेंट फंड को 30% कटौती की गई है, ये एक किसी वजह से की गई है, फंड्स की कमी की वजह से की गई है। और इसमें मैं बात कर रहा था कि जो एजुकेशन के लिए 620 बिलियन रुपए का एलोकेशन किया गया, ये कम लग रहा है क्योंकि इजी एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल जो है उसके लिए आपको काम करना है, तो आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा और एजुकेशन में के साथ साथ स्किल एजुकेशन की भी सख्त जरूरत है। मैं कहता हूँ गॉन आर द डेज, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डॉक्टर हैं, हमारे पास बहुत इंजीनियर हैं, सब है। अब लोगों को सारी दुनिया में और पाकिस्तान में जरूरत है प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की और दूसरे स्किल टेक्निकल्स की जरूरत है, स्किल लेबर की जरूरत है। तो हमें इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ बुकिश एजुकेशन के साथ साथ बुकिश नॉलेज के साथ साथ हमें साथ साथ इनको स्किल डेवलपमेंट, स्किल लेबर, स्किल नॉलेज की भी जरूरत है। लिहाजा जितने हमारे टेक्निकल अदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, तो फंड और एलोकेट किया जाए। सर, आपने जैसा अभी जिक्र किया ना कि हमें स्किल्स के जाने बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक आपके पास स्किल्स होती हैं किसी भी काम को लेकर तो फिर आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं उनको इस बजट में जारी रखने का फैसला किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि स्किल्स तो आ जाती हैं, नौजवानों को रोज़गार के मौके नहीं मिलते। वो कहते हैं हमने जो है डिग्री ले ली, हमने डिप्लोमा भी कर लिया, स्किल्स भी ले ली, अब हम क्या करें? जॉब्स नहीं हैं। या तो वो बच्चे कॉल सेंटर्स पे बैठे होते हैं या कोई छोटा मोटा ऑनलाइन काम शुरू कर देते हैं कि एटलीस्ट वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें।
बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आपने देखा कि मैंने अपने गुफ्तगू का आगाज ह्यूमन कैपिटल से किया। जो दूसरे लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरा बहुत ध्यान जा रहा है इसमें कि यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। और कोई ऐसी डेडिकेशन करनी चाहिए ना जिसमें आप कह सकें कि जॉब क्रिएशन के लिए आपने डेडिकेट किया और एलोकेट किए जॉब्स। इसी से रिलेटेड है स्किल और एजुकेशन, तो मैंने एजुकेशन की बात फौरन कर दी। एक और बात आज जो बहुत जरूरी है वो मैं देख रहा हूँ कि जब आपने डेवलपमेंट के बजट की कटौती की बात की है तो उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कराची शहर का हो रहा है। देखिए, शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली पर है, और उसका पानी के इतने सख्त प्रॉब्लम है कि लोगों के पास पानी नहीं पहुंचता, गार्बेज के ट्रांसफर स्टेशन नहीं है, इसके सोल्यूशंस नहीं है। फिर इसके साथ साथ जहाँ बिजली पानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गैस के भी हालात बहुत खराब है। और साथ साथ और सर, अगर बिजली आएगी नहीं तो इंडस्ट्री किस तरह से काम करेगी? फिर लोग कैसे जिएंगे? लोग कैसे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सकेंगे? हर आदमी इस महंगे पेट्रोल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनरेटर नहीं चला सकता, जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस शहर को इस वक्त इतनी डिलैपिडेटेड कंडीशन में गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत सीरियस और अर्जेंटली और यस्टरडे बेसिस पे कुछ काम करना है। और किसी तरह ये जो बुरा हाल है, जो बिल्कुल इसको हमने लेकर चलने। सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सदर काटी जुनैद नकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा इस बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? आवाम को क्या मिला इस बजट में? जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं मुख्तसर बात करूंगा। पिछले 5 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किए हैं वो तकरीबन उनके जो अखराजात हैं पांचों के मिला के अलावा इस 3,500 अरब के जो इस साल आया है 14,000 अरब रुपए का खर्चा है इस सूबे के ऊपर। और उसमें से जो रेवेन्यू है वो 1250 अरब रुपए सिर्फ SRB ने जो है वो कलेक्ट करके दिया है, यानी कि 14,000 अरब रुपए हम पर खर्च हो चुके हैं 5 साल में। इस वक्त की पोजीशन ये है कि आज वज़ीर आला साहब ने कहा है कि बड़ी खुशाइन बात है कि हम कचरे से भी जो है वो अब मुनाफा कमाएंगे, अब कचरा भी हमारा जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। ये 14,000 अरब रुपए कचरे की नज़र हो गए। शहर कराची, सूबा सिंध, रेगिस्तान भी मेरे ख्याल है अच्छा होता है, उसमें भी कोई नखलिस्तान नज़र आ जाता है। माजरत के साथ बुनियादी सहूलत की अगर बात करें, तालीम की अगर बात करें जिस पर कई 100 अरब रुपए का इस दफ़ा भी बजट पेश किया गया है, सेहत की अगर बात करें, अलावा इसके जो ग्रांट वो देते हैं इंडस हॉस्पिटल में या वो ग्रांट देते हैं SIUT में, जो कि वाक़तन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। सेहत के मामले में कुछ चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन बुनियादी सहूलतों में अगर पानी की बात करें तो इंडस्ट्री भी और डोमेस्टिक जो आबादी है वो जो उनको वोट देती है वो महरूम है। पानी की किल्लत का मसला नहीं है, पानी हर आदमी रोज इस्तेमाल करता है, सिर्फ खरीद कर और महंगे दामों खरीद कर इस्तेमाल करता है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कराची शहर में कहीं भी निकले, अलावा शाहराह फैसल को पूरा शहर मान लिया गया है शायद, लेकिन ये शुमारियात में 2 करोड़ और अगर शुमारियात देखें तो 3 करोड़ से ऊपर का शहर है। लेकिन बदकिस्मती है इसकी कि ये महरूम है। और विफाक भी हम बहुत हमें मायूसी के विफाक से हमने इतनी बात करी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम मीसाक़े जमहूरियत में हैं और कराची की बारी अगले बजट में भी नहीं है, 2027 के बजट में भी नहीं है। हम बात करेंगे 2027 के बजट के बाद कराची के ऊपर वज़ीर आज़म साहब आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन अभी कराची की कोई बात नहीं कर सकते, जो कि इस वक्त 60% रेवेन्यू आपको जो है वो जनरेट करके दे रहा है इस मुल्क के लिए। तो मैं बजट पे क्या बात करूं और क्या उसकी शुमारियात का जिक्र करूं? जो खर्च हो रहा है अगर वही सही मानों में जो लग जाए, अगर तो कागजों में की नज़र ना हो और जेबों में ना जाए तो शायद हमारी किस्मत और हमारी जो है ना वो रात तब्दील हो जाए। ये कोई मैं दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर रहा, इसी मुल्क की बात कर रहा हूँ। इसी मुल्क का एक सूबा है जहाँ कानून का अमल दरामद है, जहाँ सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियत जो है वो आपको मैसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखिए, हर आदमी मिसाल देता है, वो चांद से लोग नहीं आए उसको बनाने के लिए उस सूबों को।
तो इसी मुल्क, इसी वतन के लोग हैं जिन्होंने उस सूबे को बनाया। तो सिंध के साथ जो ज्यादती हो रही है, हम तो आवाज लगा लगा के अब मायूस हो गए हैं, और लोग जो है वो अब ये बात करने लगे बैठ के कि जी क्या किया जाए, कारोबार कैसे चलाया जाए, इंडस्ट्री कैसे चलाई जाए। बिल्कुल, बिजली भी नहीं है, कारोबार के मसाइल हैं, पानी नहीं मिल रहा है आवाम को। अब देखना यह है कि फ्यूचर में अब इस पर क्या लाहे अमल होगा। जुनेद नकीस, साबिक सदर काठी, अतीकुर रहमान माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। पाकिस्तान की आईटी बरामदात में मजबूत इजाफा। मई 2026 में 37 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गई। मई 2026 में आईटी बरामदात सालाना बुनियाद पर 13% बढ़ गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा आईटी सेक्टर के हवाले से। जी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आईटी सेक्टर की रिपोर्ट दी है जिसने बताया कि मई 2026 में आईटी बरामदात सालाना बुनियाद पर 13% बढ़ गई हैं और आईटी की बरामदात मई 2026 में जो है 37 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर पर पहुंच गई। मई 2026 में आईटी बरामदात सालाना बुनियाद पर 13% का इजाफा हुआ है। ईद तातीलात के बाईस आईटी बरामदात माहाना बुनियाद पर 12% कमी रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही सबसे अहम बात के रवा माली साल 11 माह में आईटी की बरामदात 4 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। 11 माह में आईटी बरामदात में 21% का सालाना इजाफा देखा गया है। मई 26 में पाकिस्तान की खालिस आईटी बरामदात 31 करोड़ 40 लाख डॉलर रही है। हुकूमत ने माली साल 2026 के लिए आईटी बरामदात का हदफ 4.5 अरब डॉलर मुकर्रर किया है। हुकूमती अंदाजे के मुताबिक माली साल 2026 में आईटी के बरामदात में 18% का इजाफा मुतवक्को है। जबकि देखा जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जैसे कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत जो है माली साल 2029 तक आईटी के बरामदात 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को अपडेट करें। पाकिस्तान की आईटी बरामदात में मजबूत इजाफा हुआ है। मई 2026 में 37 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गई। मई 2026 में आईटी बरामदात सालाना बुनियाद पर 13% बढ़ गई हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं आईटी सेक्टर के हवाले से कि पाकिस्तान की आईटी बरामदात में मजबूत इजाफा मई 2026 में 37 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुँच गई हैं। मई 2026 में आईटी बरामदात सालाना बुनियाद पर 13% बढ़ गई हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। अशरफ, आईटी का शोबा जब तरक्की करेगा तो ये मुल्क यकीनन आगे बढ़ेगा और हमने देखा है कि अगर हम पास्ट रिकॉर्ड उठाएं तो आईटी की वजह से पाकिस्तान ने रेवेन्यू जनरेट किया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कहा था कि जैसे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होती थी उसके बाद आपको ज़्यादा दर मुबादला कमाने वाला आईटी सेक्टर भी बन गया उसके बाद, जिसमें आपका बड़ी नमू देखी जा रही है। बेहतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान का आईटी सेक्टर दिखा रहा है क्योंकि इसका मिडिल ईस्ट के अलावा दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और यहाँ पर देखा जा रहा है मुसलसल जो आईटी सेक्टर में जो बेहतरी है उसमें रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सपोर्ट भी मिली है, जिसके बाद से आईटी सेक्टर की बरामदात मुसलसल बढ़ रही है। और अगले माली साल की बात करें जो बजट में इकदाम उठाए गए हैं तो यहाँ पे भी उसके असरात मुस्बत ही नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एक कीमती जर मुबादला कमाने वाला सेक्टर जो आईटी सेक्टर बनता जा रहा है, यानी कि 12 महीने में देखा जाए तो कहा जा रहा है 4.5 अरब डॉलर से ज्यादा की जो रेमिटेंसेस के तौर में जो है आईटी की एक्सपोर्ट से कमा कर लाएगा। क्योंकि देखा जाए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कमा के लाने वाला सेक्टर है वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, जो तरसीलात के दर की मद में 41 अरब डॉलर। आप हमारे साथ ही रहिएगा। सैयद सजाद, चेयरमैन पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बताइएगा, मई 2026 में आईटी बरामदात जो हैं वो सालाना 13% बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे आप? बस थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी। ये जो हमारी फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रोथ जो हमारी पिछले काफी अर्से से होती रही है। और ये इस बात का एक सबूत है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री थ्राइविंग है, स्ट्रांग है। एंड इन स्पाइट ऑफ जो दुनिया में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है, उसके बावजूद हमारी ग्रोथ रही है। और ऑन टॉप ऑफ दिस भी ये 70% ट्रेड सरप्लस भी है हमारी एक्सपोर्ट जितनी है। इससे ये साबित होता है कि हम लोग एक पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और मजीद स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकते हैं। अगर चंद पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की हो तो हम ये ग्रोथ को मजीद डबल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं बड़ा अपनी इंडस्ट्री का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इन स्पाइट ऑफ जितनी ग्लोबल चैलेंजेस हमारे प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी मेहनत की। और मैं गवर्नमेंट का भी बहुत मशकूर हूँ, SIFC का, मिनिस्ट्री ऑफ IT का, जिन्होंने पॉलिसी और इनेबलमेंट की ताकि हम
ये ग्रोथ और ये एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ब्यूरो चीफ अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ, आपका भी शुक्रिया। वलीका अस्पताल में मुबैना एक्सपायर्ड किट के इस्तेमाल पर वजाहत सामने आ गई। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। इल्ज़ामात और इंतजामिया के मुताबिक एक्सपायर्ड किट तल्फी के लिए अलग रखी गई थी। पॉलिसी के तहत एक्सपायर्ड स्टॉक 15 रोज़ कबल तल्फ कर दिया गया, जबकि 10,000 से ज़ायद तस्दीक शुदा किट्स फ्राहम की गई। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे इब्राहिम रन। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल ये मुबैना तौर पर वलीका अस्पताल में एक्सपायर किट लगाने का ये मामला सामने आया है, जहां पर ये बताया गया कि वहाँ पे एक्सपायर जो किट्स है उसके ऊपर जो HIV और एड्स के टेस्ट किए जा रहे हैं। इस हवाले से सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से एक्सपायर किट्स के हवाले से बयान सामने आया है कि एक्सपायर किट्स को तलब करने के लिए अलग रखा गया था। अमले का यही कहना है और इस हवाले से CDC-1 ने ART सेंटर में लॉन्ग एक्टिंग जो किट्स है वो फराहम की थी। और सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो एडिशनल डायरेक्टर है उनके मुताबिक पॉलिसी के हिसाब से जो है स्टॉक जो 15 दिन पहले ही वहाँ पे तलब कर दिया जाता है अगर ऐसी कोई एक्सपायर होने वाली किट्स होती है। तो इस हवाले से CDC-1 एडिशनल डायरेक्टर का कहना है कि 10,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा किट्स और लॉन्ग एक्टिंग जो म्याद वाली किट्स हैं वो वलीका अस्पताल को दी गई हैं। और ये जो खबरें चल रही हैं इस हवाले से कोई सदाकत नहीं है कि वहाँ पे एक्सपायर किट्स इस्तेमाल की जा रही है। इस हवाले से 10,000 अच्छी क्वालिटी किट्स फराहम कर दी गई हैं, लेकिन जरा ये बताते हैं कि गुज़श्ता। ठीक है इब्राहिम, आपका शुक्रिया। खबर दे आपको, अनमोल उर्फ पिंकी केस में मजीद पेशरफ्त। साउथ जोन पुलिस ने 2 मजीद राइडर्स गिरफ्तार कर ली हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों राइडर्स पिंकी गैंग के लिए काम करते थे। राइडर्स आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा ऑनलाइन मनशियात की डिलीवरी में मुलव्वस हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अनमोल और पिंकी का जो हाई प्रोफाइल केस है उसमें अब मजीद पेशरफ्त हुई है और साउथ जोन पुलिस ने 2 और जो मजीद राइडर्स हैं पिंकी के उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि दोनों राइडर जो है वो पिंकी गैंग के लिए काम करते हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं। राइडरों की जो शनाख्त हुई है आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा, ये ऑनलाइन मंशियात की डिलीवरी करते थे। दोनों को बोर्ड बेसन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिसमें लाजमी तौर पर पिंकी को भी नामजद किया जाएगा। मुल्ज़िमान से मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। इसके पुलिस जो है वो पहले 10 मुकदमात में अबूरी चालान जो है वो अदालत में जमा करवा चुकी है। अब ये अलग मुकदमा होगा। जी उसामा, बहुत शुक्रिया। सेशन अदालत जनूबी में क्लिफ्टन में शहरी के कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम फरहान की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। क्लिफ्टन में शहरी के 15 साल पुराने कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई है, जहां फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मुलजिम फरहान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुना दिया और उसकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। मुलजिम को 2 लाख रुपए के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया, जबकि उसकी रिहाई के अहकामात भी सादिर फरमा दिए गए हैं। जबकि इस मुकदमे में जो है वो 2019 में जो शरीक मुलजिमान थे 3 उन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिसके बाद केस दाखिल दफ्तर कर दिया था। ताहम इस मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद इस केस को दोबारा खोला गया था और फिर मज़ीद समाअत हुई है, जिसके बाद अदालत ने इसकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है और जो मरकज़ी मुकदमे की समाअत है उसे 2 जुलाई के लिए जो है वो तारीख मुकर्रर कर दी है। मुलजिमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना क्लिफ्टन में 2011 में दर्ज किया गया था। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पाकिस्तान पर हैवी ट्रैफिक के दाखिले के औकात कार कम कर दिए। DSP ट्रैफिक गुलाम नबी के मुताबिक मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते भी फराहम कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, आगाह कीजिएगा। कराची में मुहर्रमुल हराम की जानिब से जहाँ सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। क्योंकि ये ख़ास तौर पे 10 रोज़ जो हैं वो उसमें जलसे जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहता है, इसलिए ट्रैफिक के फ़्लो को रवा दवा रखने के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव किया गया है बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पर जो शहर पाकिस्तान है वहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक है उसके दाखिले पर जो पाबंदी औकात कार थे उनको बढ़ा दिया गया और अब रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो हैवी ट्रैफिक यहाँ पर आ सकता है।
वरना इसके अलावा अगर उसको आना है तो वो दूसरे मुतबादिल रास्ते इख्तियार करेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP गुलाम नबी साहब के साथ, जो कि DSP ट्रैफिक गुलबर्ग भी हैं और गुलशन के चार्ज भी उनके पास है। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह की पाबंदी इस वक्त हैवी ट्रैफिक पर लगाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शहर पाकिस्तान पर क्या जो है कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक्टिविटी बनाई गई है हैवी ट्रैफिक के हवाले से, और क्या टाइमिंग रखी गई है? देखें जी, ये बिल्कुल हमारे सुपीरियर अदालत की जो अफसरान हैं उनकी हिदायत के मुताबिक जो है शहर पाकिस्तान में, क्योंकि दो बड़ी इमाम बारगाह हैं, अलमोहसिन और अंचोली, और जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में फिरका आते हैं, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर हैवी ट्रैफिक आती है, क्योंकि ये तमाम मजालिस जो है रात लेट नाइट तक चलती हैं। तो उसके लिए जो है हैवी ट्रैफिक को जो है रात 2 बजे से पहले हम यहाँ नहीं आने देते हैं, अपना साइड से भी नहीं आने देते हैं। दूसरा ये जो सुपर हाईवे से आ रही है इसको भी नहीं आने देते हैं। प्लस जो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की ट्रैफिक है इसको भी रुका हुआ होता है। और जो मलिर की तरफ से आ रही है अपना चालक बदल से, वो भी ट्रैफिक जो है हमारे मुख्तलिफ नो डाइवर्शन पॉइंट है जिसके ऊपर अफगान और मुलाजमान मौजूद हैं, और वो उनको वहाँ से U-टर्न करा देते हैं। U-टर्न करवा देते हैं। 9 डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं हैवी ट्रैफिक के लिए, और ख़ास तौर पर 10 दिन के लिए कार्रवाई की गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। हैवी ट्रैफिक को जो है शहरी पाकिस्तान पर रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आने की इजाज़त है, और इसके अलावा अगर वो यहाँ एंटर होने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माने किए जाएंगे और उनका चालान भी किया जाएगा। जी। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सफूरा टाउन में भी इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर तरक्याती और मरम्मती काम जारी हैं, तमाम बिजली की लोड शेडिंग और निकासियाब के मसाइल ताहाल बरकरार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी के हवाले से सफूरा टाउन की कोशिशें भी जो हैं वो जारी हैं। यहाँ पर जो है सफाई सुथराई और रोशनी वगैरह के इंतज़ामात टाउन इंतज़ामिया कर रही है। इमदाद सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं B&R के, इनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा कितनी इमाम बारगाहें हैं, जुलूस कितने रास्ते हैं और उन पर सूरत हाल क्या है? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। यहाँ हमारे यहाँ 37 इमाम बारगाह हैं और 4-5 जुलूस निकलते हैं, और अभी तक जो हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट हुई है वो तकरीबन 35 है। तो हमारे यहाँ हर साल की तरह रूटीन है हमारी, हम काम करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ गाड़ियाँ हायर की हैं स्पेशल फॉर मुहर्रमुल हराम, कुछ ट्रैक्टर वगैरह हैं और शावल वगैरह भी हैं, कुछ उसकियाँ वगैरह डिब्रीज उठाने के लिए अभी काम चल रहा है। तो हमने अभी ये प्लान किया था, पहले ही मीटिंग करी थी और 1 हफ़्ता पहले से हमने ये काम मुहर्रम से पहले स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 75% हमने कवर कर लिया है। बाकी इशू है कि किस किस जगह पे पेवर का और कारपेटिंग का, तो वो कुछ फ़ंड की वजह से हम कुछ जगहों भी किया है। अभी जिस तरह वहदतुल मुस्लिमीन है वहाँ भी कर रहे हैं, अब्बास टाउन पे कर रहे हैं। भाई कुछ इसी तरह हैं कि डिमांड्स हैं कारपेटिंग की, मगर वो चेयरमैन साहब और हमारे MC साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम। लोकल गवर्नमेंट तो एक गवर्नमेंट है, और चेयरमैन साहब इन सारी चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो लोग तो बेचारे आते हैं कंप्लेन लेके, कोई चीज़ पर्टेन नहीं करती। जिस तरह सॉलिड वेस्ट है वो एक अलग अथॉरिटी है, कि इलेक्ट्रिक है वो एक अलग अथॉरिटी है, मगर चेयरमैन साहब इन सारी चीज़ों को देखते हैं और वो लेटर वगैरह भी लिखते हैं इस वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को। ज़्यादातर मसाइल हैं यहाँ पे लोड शेडिंग के, उन हवाले से भी कंप्लेन सबमिट हो रही हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि टाउन इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामात है उनको हतमी शक्ल दे दी थी और मज़ीद शिकायत पर जो है वो काम किया जा रहा है। शिकायती सेल भी कायम कर दिया गया है और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया यहाँ पर ज़्यादा है, और यही जो अज़ादारान हैं उनका शिकवा रहा है कि एन मजालिस के मौके पर जो है वो बिजली चली जाती है, जिस पर जो है कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है।